Hello everyone, welcome to the चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। हम आज लेक्चर 1 ऑफ मॉड्यूल 7 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं ये देख लेते हैं। मॉड्यूल 7 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ GITIs, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं क्योंकि स्पेसिफिकली ये वाली यूनिट में ये दिया है, तो हम इसी के बिहाफ में ओवरऑल सारा सिस्टम देखने वाले हैं। तो ये हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ GITIs, देन रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GITIs, रोल ऑफ TPO इन GITIs, SWOT एनालिसिस ऑफ GITI इकोसिस्टम, विजन मिशन गोल्स ऑफ GITIs इकोसिस्टम, स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस एंड फैकल्टी नॉर्म्स। ये मॉड्यूल 7 में हम कवर करने वाले हैं। तो ये छः से 7 लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और फिर बस एक टॉपिक बचता है। हम पूरे सिलेबस को अगर हम देखें, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का जो सिलेबस MPPSC के थ्रू सब्सक्राइब जो मेंशन है आपकी, तो उसमें 4 यूनिट्स दी हुई हैं। हमारी ऑलमोस्ट सारी यूनिट कवर हो चुकी हैं। यूनिट 3 के भी काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो हम इनको डिटेल में यूनिट 3, तो इसमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल 7 बस एक टॉपिक बचेगा, MP सिविल सर्विसेज रूल्स, उसको हम मॉड्यूल 8 में कवर करेंगे। और जो कुछ इसके एक क्रिटिकल एनालिसिस पूरे सिस्टम की चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 8 में कवर करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। रिटेन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मॉड्यूल 7 तक जो चीज़ें कवर हो जाएंगी इसी से ही आएगा। तो बाय द नेक्स्ट 4 to 5 और 6 लेक्चर्स में हम ये मॉड्यूल 7 ख़त्म करेंगे और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा हमारा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लाइव डाउट सेशंस क्लासेस लेंगे और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग फिर से पैनिक हो रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस क्योंकि पहली बार रखा है, तो इसमें थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है बनाने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो इट टेक्स टाइम टू मी टू कंप्लीट द टास्क। तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो इतना टाइम सफिशिएंट है कि आप सब्जेक्ट को 4-5 बार रिवीजन कर लें, क्वेश्चंस लगा लें और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें। अभी पेपर में अभी 10 सितंबर का पेपर है, तो 2 से 3 दिन में हम कल तक इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे ये मॉड्यूल 7 एंड देन विल ट्राई टू कंप्लीट मॉड्यूल 8 टुमारो। तो फिर इसके बाद हमारा रिवीजन और ये जो भी चीज़ें डाउट्स वगैरह हैं उन सबको हम देखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ GITIs। बहुत डिटेल में हम इनको देख चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर से हम एक बार, जब क्योंकि हम पूरे इसी इकोसिस्टम के बारे में सारे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं। हमने देखा कि जो आपका GITI है, इनको 2 तरीके से गवर्न होता है। एक आपका स्टेट गवर्नमेंट और एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो बॉडी है, अगर एमपी की बात करें तो उसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और यहाँ पे हमारा एक और जो बॉडी है जो MP एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, MP स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, जो SCVT की तरह काम करती है। तो अल्टीमेटली क्या है, इन दोनों का काम क्या है? ये स्टेट लेवल की ऑफिस हैं दोनों, स्टेट लेवल ऑफिस, और ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंतर्गत 2 बॉडी आएंगी मेजरली, जिनको एक को हम बोलेंगे DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, एंड दूसरी बॉडी जो आज के टाइम पे NCVET, या पहले NCVT होती थी। अब होगा क्या, जैसे अगर सपोज ITI है तो किसी स्टेट में होगी, हम MP की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ कौन क्या क्या करेगा। तो ITI, इसके नीचे क्या होगा,
इसके नीचे होगा आपका जेडी ऑफिस, जॉइंट डिवीजन ऑफिस। डिवीजन ऑफिस हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, और फिर नीचे आ गया आपका ब्रांच ऑफिस। एडमिशन की बात होगी, इसका काम क्या होगा? आईटीआई में एडमिशन कराना। एडमिशन होगा कैसे कैसे? एज पर द डीजीटी गाइडलाइंस, ये नोटिफिकेशन निकालेगी, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उनका कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कट ऑफ होगा, कट ऑफ निकलेगा एंड एडमिशन हो जाएगा। ये सब काम एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इसका है। इसके बाद जो डायरेक्टरेट है स्किल डेवलपमेंट का, वो पूरी ट्रेनिंग को मॉनिटर करेगा, सारी गाइडलाइंस, और इसका टॉप टू बॉटम इस तरीके से चीज़ें फॉरवर्ड होंगी। जेडी ऑफिस तक जाएंगे, जेडी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, एंड डिस्ट्रिक्ट से ब्रांच ऑफिस। यहाँ पे काम क्या है? डीजीटी एनसीवीईटी का काम क्या है? ये दोनों ही मिलके ये क्या करना है इनका काम? भाई ट्रेनिंग सही से कंडक्ट हो रही हो, उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करना, मतलब सिलेबस, उससे रिलेटेड मटेरियल, सारा कुछ तैयार करना डीजीटी का काम है। इसके बाद असेसमेंट करना, मतलब जो एग्ज़ाम होना है डीजीटी कराती है, असेसमेंट का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन का काम भी डीजीटी का है। डीजीटी का ये काम है कि जो एनएसक्यूएफ के मुताबिक प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही नहीं चल रही, तो ये डीजीटी। अब इस तरीके से पैरेलली काम चलते हैं। तो यहाँ से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझा। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आईटीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। आईटीआई का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट देखिए किस तरह की आईटीआई है। ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, फिर आपका डिवीजन ऑफिस, डिवीजन ऑफिस के नीचे आपको दो तरह की आईटीआई नजर आएंगी। जो डिवीजन ऑफिस उसको मॉनिटर कर रही होगी, एक होगी नोडल आईटीआई, जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगी, और एक होगी आपकी ब्रांच आईटीआई, जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब होगा क्या? जो भी एडमिशन है इससे रिलेटेड, दोनों ही में एडमिशन से लेके, एडमिशन है, फिर ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट हो गया, रिजल्ट सर्टिफिकेशन, असेसमेंट हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, एंड देन प्लेसमेंट। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड पे तो ये दोनों आईटीआई अपने आप खुद कर रही हैं। यहां भी हो रही हैं ये चीजें, यहां भी हो रही हैं ये चीजें, पर जो जेडी ऑफिस है, डिवीजन ऑफिस, ये सबको मॉनिटर करती है डिवीजन पे। ये इनको मॉनिटर करती रहेगी, और ये सारी रिपोर्ट, क्योंकि हम जो डेटा है, जो भी मेल्स हैं, मेल्स के थ्रू तो डायरेक्टरेट में भेजते हैं ये चीज़ों को, बट जेडी ऑफिस जनरली क्या होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्टर मिलेगा, एडिशनल डायरेक्टर मिलेगा, कुछ जेडीज भी मिलते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स भी होते हैं, एडीज भी होते हैं, अदर स्टाफ भी होता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस देगा यहाँ पे जेडीज को कि भाई ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये लोग यहाँ से इस तरह का जो भी एडमिशन से रिलेटेड स्टाफ पोजीशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टाफ पोजीशन की बात हो गई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अटेंडेंस, अटेंडेंस ऑफ
किसकी? स्टाफ एंड ट्रेनीज बोथ। इसको कहां भेजता रहेगा? कौन कौन मॉनिटर करेगा? डिवीजन ऑफिस, और डिवीजन भेजता रहेगा डायरेक्टरेट में। तो ये इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब हम बात करते हैं इनके रिपोर्टिंग सिस्टम की या रिपोर्टिंग अथॉरिटीज की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। इसमें कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, इसके लिए अगेन हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि पहले तो हम इंटरनली हम ये समझते हैं कि एक आईटीआई के लिए हम देख लेते हैं। एक आईटीआई के अंतर्गत सपोज आईटीआई है, जीआईटीआई की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट आईटीआई की सपोज बात कर रहे हैं, तो इसके सबसे टॉप पे तो आएगा प्रिंसिपल। ये आपका क्लास 1 हो सकता है और ये आपका क्लास 2 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कौन सी वाली आईटीआई में। ये नोडल वाली आईटीआई में क्लास 1, नोडल वाली ब्रांच वाली आईटीआई में क्लास 2। इसके बाद कौन कौन स्टाफ होंगे? वाइस प्रिंसिपल होता है अगर हम नोडल की बात कर रहे हैं, नोडल वाली आईटीआई में सपोर्ट के लिए वाइस प्रिंसिपल हो सकता है। इसके बाद अगला जो हो सकता है, कई जगह उसका नाम फोरमैन मिलेगा, कई जगह उसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मिलेगा, टीपीओ, कई जगह ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट मिलेगा, ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट मिलेगा। तो ये जो तीनों ही पोस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरिंग पोस्ट। मैन हेड बंदा है ये, इसके नीचे ये लोग काम कर रहे होंगे और इनका काम बीच में, मतलब जैसे मान के चलो ऊपर आ गया प्रिंसिपल, नीचे फिर इसके बंदे होगा फोरमैन या टीपीओ बोल सकते हैं या फोरमैन बोल सकते हैं या ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट, टीएस, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बीच की लेयर है। इसके नीचे अदर स्टाफ, अदर स्टाफ में आपके इंस्ट्रक्टर्स हो गए, आपके क्लर्क, आपका वर्कशॉप अटेंडेंट, आपका स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, और कौन हो सकता है? अकाउंटेंट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, वर्कशॉप अटेंडेंट हो गया, क्लर्क हो गया, इंस्ट्रक्टर्स हो गया, और क्या हो सकता है? जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़, जिसमें आपका स्वीपर, गार्डनर, ड्राइवर, कुछ आईटीआई के नोडल में ड्राइवर भी मिलते हैं। पुरानी पोस्ट, नई 2010 के बाद नई पोस्ट नहीं आई है, अलग बात है, बट पहली वाले जो ड्राइवर अभी हैं जिनके साथ, तो अभी हैं स्वीपर, गार्डनर, ड्राइवर, और आपका क्या चौकीदार, ठीक है। तो इस तरह के फोर्थ क्लास आपके एम्प्लॉयज भी मिलेंगे, ऑफिस असिस्टेंट, चपरासी जिसे बोलते हैं। तो इस तरह, अब ये डायरेक्ट क्या है, ये ऊपर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, ये इसके थ्रू काम करेंगे, ये सारे लोग इनको पहले रिपोर्ट करेंगे और फिर वो चीजें आगे ऐसे बढ़ेंगी। तो अब अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे, किससे कौन लीव लेगा, किसके पास कितनी पावर होगी, इसी में हम रिपोर्टिंग सिस्टम का, अथॉरिटी का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल जो है आपका, ये ऑफिस का हेड है, ऑफिस हेड। तो सबसे पहली चीज लीव अप्रूवल सभी के लिए, जो ऑफिस से रिलेटेड जितना भी स्टाफ है सबको लीव अप्रूव यही करेगा। सैलरी डिसबर्समेंट का काम भी इसी का है। तो मेजर, और तो देखो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको अलग अलग दे सकता है, अटेंडेंस वगैरह की, इन सबकी, पर मेजर जो इसका काम है ऑफिस में देखा जाए
तो सैलरी का काम हो गया और लीव अप्रूवल का काम हो गया। दोनों ही केसेस में ये हेड ऑफ द ऑफिस प्रिंसिपल देखता है। लीव में भी डिपेंड करता है किस तरह की लीव है, जैसे मैटरनिटी लीव, CCL चाइल्ड केयर लीव, या EL अर्न लीव 1 महीने से ज़्यादा, 29 दिन से ज़्यादा। इस तरह का जो अप्रूवल है यहाँ से ये उसको फॉरवर्ड कर सकता है, फॉरवर्ड टू डायरेक्टोरेट, यहीं पे अगर प्रिंसिपल को लीव चाहिए, PPL इसको लीव चाहिए, इसकी सैलरी टाइम पे आए, ये सारी चीज़ें। तो देखो सैलरी का काम तो DDO का होता है, जो हमारा नोडल प्रिंसिपल होता है, और लीव की जो बात होती है प्रिंसिपल की, ये JD देखता है। ये भी एक लिमिट तक देखता है, जब चीज़ें मैटरनिटी लीव, CCL और EL वगैरह की होती हैं तो अगेन वो चीज़ फॉरवर्ड कर जाती है डायरेक्टोरेट को, डायरेक्टोरेट से सेंक्शन होती हैं, डायरेक्टोरेट। तो इस तरीका का फ्लो है। रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ में अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ में सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टिंग, देखो प्रिंसिपल को कौन रिपोर्ट करेगा, जिसके नीचे वाले लोग। कौन रिपोर्ट करेगा, जैसे आपके ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, या फिर फोरमैन। पहली लेयर, दूसरी लेयर इंस्ट्रक्टर्स, फिर आगे क्लर्क्स, वर्कशॉप अटेंडेंट, स्टोर कीपर, एटसेट्रा। फोर्थ में फिर आपके वही आगे फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज, इसमें स्पेसिफिकली में क्लास एम्प्लॉइज, ये प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। JD को कौन रिपोर्ट करेगा, जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर को आपके प्रिंसिपल, क्लास 1 एंड क्लास 2 बोथ, सारी रिपोर्टिंग JD के पास होगी। और JD की रिपोर्टिंग कहाँ होगी, डायरेक्टोरेट। डायरेक्टोरेट में मॉनिटरिंग होगी JDs की। और अगर कोई, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं किसी PPL 1 एंड PPL 2, ये डायरेक्ट भी किसी केसेस में रिपोर्टिंग कर सकते हैं JDs के साथ साथ। तो ये इस तरह का। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, प्रिंसिपल चला रहा है उधर, JD चला रहा है डिवीजन को, PPL 1 चला रहा है पूरे नोडल को, और नोडल के अंडर जितनी भी ब्रांचेस हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर इसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और आगे हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम इसकी देखें, पूरे एक रोल होता है DDO का रोल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी के लिए मारामारी रहती है। एक चीज़ होती है DDO, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। देखो किस तरीके से होता है, देखो डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट, इसके नीचे अपना फिर सीधा कौन, इसके नीचे JD, डिवीजन, डिवीजन के नीचे नोडल, और नोडल के नीचे ब्रांच। अब जब हम, एक तो DDO होगा यहाँ पे, ये स्टेट लेवल DDO, किसी को भी असाइन कर देंगे, कोई डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर को DDO का रोल दे देंगे। वो क्या होगा, स्टेट लेवल का बजट, किस ITIs को कितना बजट जाना है, वो सब का काम इस DDO का होगा। फिर बाद में बजट आ गया तो यहाँ पे DDO का से रिलेटेड कुछ काम नहीं है। फिर अगला DDO काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल DDO, ये नोडल वाला, हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट का एक DDO होता है। फिर बाद में डायरेक्ट लेवल का DDO होता है। ये पूरे डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चर इसी तरह का है गवर्नमेंट का। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, दो ही तरह के DDO होते हैं, एक स्टेट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल।
देखो बजट यहाँ से आया, यहाँ से सेंक्शन हुआ, ये है बजट किसी आईटीआई ए को, ये आ गया यहाँ पे बजट नोडल पे, ये सपोज आईटीआई ए है और ये सपोज आईटीआई बी है, आईटीआई बी ब्रांच वाली सपोज। तो बजट दो दो आईटीआई को बजट गया है, आईटीआई ए एंड आईटीआई बी, बजट आ गया, इस डीडीओ ने डिसबर्स कर दिया और ये यहाँ पहुंच गया। अब ये ड्राइंग पावर किसके पास है? इस नोडल वाले प्रिंसिपल के पास है। यहाँ से पैसे ये निकाल के अपने उस फंड में वो पोर्टल जैम पोर्टल के थ्रू होती है सारी परचेजिंग, वो अलग बात है, वो सारा इतना भी जैम पोर्टल जानने की जरूरत नहीं है। जब उसमें आओगे, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, वो जानते होंगे जैम पोर्टल के बारे में। जो नहीं कर रहे हैं वो समझ जाएंगे जब इसमें जाने के बाद जैम पोर्टल के थ्रू कैसे परचेजिंग की जाती है। तो अब नोडल वाला जो होगा, डीडीओ पावर इसके पास है, इसकी सैलरी भी, ब्रांच वाले की भी सैलरी भी, जो फाइनल जो अथॉरिटी होती है ये नोडल होता है। यहाँ भी बजट आएगा और ये प्रिंसिपल जो आपका क्लास 2 है ये भी खर्चा करेगा, बट फाइनल अथॉरिटी जो होगी उसकी वो वाली साइन वाली वो इसी की होगी, क्योंकि डीडीओ एक ही है, एक डिपार्टमेंट। इसीलिए इसका अब डायरेक्ट डीडीओ पावर है। जो प्रिंसिपल ग्रेड 1 जो बन रहे हैं वो डायरेक्ट डीडीओ बनेंगे, वो डायरेक्ट बजट को डिस्पर्स कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो अपने आप में पावरफुल पोस्ट है इसके कंपेरिजन में, इसलिए क्योंकि बजट की डायरेक्ट पावर है। बजट तो देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी खर्चा हो रहा है, बट वो उसके ऊपर एक बंदा है जो उसको मॉनिटर कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है कि उसने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है। तो ये डीडीओ वाला जो रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीडीओ दो होते हैं, एक स्टेट लेवल का और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीडीओ होता है आपका नोडल प्रिंसिपल। अगर ब्रांच में अगर आईटी प्रिंसिपल बनते हो क्लास 2, तो उसमें कुछ साल के प्रमोशन के बाद, 2-3 प्रमोशन के बाद जब डीडीओ बना जाता है नोडल में। तो ये हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझा कि कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, कौन किसको लीव देता है, कैसे अगर कोई मेल डायरेक्टरेट को कब मेल करना है, वो सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में तो जब जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक इसमें हम देखते हैं रोल ऑफ टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। कहीं टीपीओ है, कहीं ये फोरमैन है, कहीं ये ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट है, कई अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, अलग अलग स्टेट में इनकी हायरार्की अलग अलग है। तो इसको इसकी रोल क्या है? ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर, देखो प्रिंसिपल इज टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, सबसे ऊपर वाली पोस्ट ऑफिस की, पर इसके नीचे जो एक लेयर है जो इंटरफेसिंग का काम कर रही है, जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स को भी दिख रही है और वहाँ से काम लेके पूरा ऊपर भेज रही है। तो इसका बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। तो क्या क्या है इसके रोल हैं वो थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ में। पहला, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन, जैसे नाम से पता लग रहा है, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है, क्या करता है? ओवरसीइंग द प्लानिंग, organizing and monitoring of various training programs and workshops for students in different trades। सिमिलरली दूसरा बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री टाई अप्स। इंडस्ट्री टाई अप में क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग relationships with industries and employers to facilitate internship, on the job training
and placement opportunities for ITI students. क्या होगा इसमें इंडस्ट्री टाइप्स में? चलो एक बार पहले चीज़ें खत्म करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं. फर्दर जॉब प्लेसमेंट. assisting students in finding suitable job placements after completing their training, including conducting placements, placement drives, and coordinating interviews with potential employers. Interviews with potential employers. कहने का मतलब क्या है वो आगे हम अभी बताएंगे. चलिए एक साथ पहले चीजें खत्म करते हैं. कैरियर गाइडेंस, providing career counseling and guidance to students, to help them make informed decision about their career paths, based on their skills and interests. Further, skill development. Identifying skill gaps and designing skill development programs. Skill development programs to enhance the employability of the students. To enhance the employability of the students. Resume preparation. Helping students create effective resume, to create effective resumes
and cover letters to present themselves proficiently to potential employer, to professionally to potential employers. Further, job fair and events. Job fair and events. Organizing job fairs, recruitment drives, and industry interactions. Industry interactions to connect students with employers and explore job opportunities. Alumni network. Establishing and maintaining an alumni network to stay connected with former students and track their career progress. तो ये हमने कुछ टीपीओ के फंक्शन देखे। टीपीओ के फंक्शन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन, जो भी ट्रेनिंग हो रही है इंस्टीट्यूट में उसको प्रॉपर ओवरसी करना, उसकी प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटर करना। वर्कशॉप जो हो रही है स्टूडेंट्स की या ट्रेनिंग हो रही है उनको प्रॉपर ट्रेड्स को वो प्रॉपरली उसको कोऑर्डिनेट करना। इंडस्ट्री टाइप्स करना, जिससे क्या होगा, जो बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इंटर्नशिप्स की, ओजीटी की एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए बढ़ेंगी। फर्दर जॉब प्लेसमेंट की बात करना, मतलब असिस्टेंट स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल प्लेसमेंट की बात करना। जैसे जब उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो उसमें प्लेसमेंट ड्राइव करवाना, कोऑर्डिनेटिंग इंटरव्यूज विद द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। कैरियर गाइडेंस की बात करना, आगे भाई कैरियर की गाइडेंस या काउंसलिंग करना कि बच्चे आगे क्या स्कोप है, कैसे कैसे आगे आगे करियर में कैसे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें। फर्दर अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट की बात करना, उससे अलग कोई फर्दर स्किल डेवलप कराने की बात करना। जो ट्रेड में तो हो गया, उससे अलग जैसे जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, जैसे कंप्यूटर का है बेस, बच्चा फिटर का है तो उसको कंप्यूटर की भी नॉलेज देना। रिज्यूम प्रिपरेशन, रिज्यूम वगैरह का प्रिपेयर करवाना कि बच्चा जब सही से रिज्यूम बनवाएगा तभी उस सही से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा एम्प्लॉयर के सामने। आगे जॉब फेयर एंड इवेंट्स, डिफरेंट जॉब फेयर एंड इवेंट्स कंडक्ट करवाना। एल्यूमिनी नेटवर्क, पुराने बच्चे जो पास आउट हुए हैं और नए बच्चों से लिंक करके उनको आगे और उनके जो ऑलरेडी जो प्रोग्रेस पाथ है, करियर पाथ है, करियर प्रोग्रेस है, उसको भी मॉनिटर करते रहना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। ये इंश्योर करता है कि IITI ग्रेजुएट्स हैव बेटर जॉब प्लेसमेंट्स एंड सक्सेसफुली कैरियर इन देयर चूजन
ट्रेड। तो एक क्रूशियल रोल है अगर हम पूरे आईटीआई की बात करें टीपीओ की। एक इंटरफेसिंग लेयर है जो हाईएस्ट अथॉरिटी दैट इज प्रिंसिपल एंड लोएस्ट और लोअर जो कर्मचारी हैं उनके साथ एक लिंकिंग का काम भी करता है, बच्चों के साथ लिंकिंग का, इंडस्ट्री का काम करता है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भैया आप प्रिंसिपल हैं, आपके अंदर बहुत सारे स्टाफ है, जैसे सपोज टीपीओ है, टीपीओ से क्या क्या उम्मीद करेंगे आप, क्या क्या उसके काम होने चाहिए और उसको कैसे इंश्योर करेंगे। वो देखो कैसे कैसे इंश्योर करेंगे, वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है वहाँ पे। कैसे ये काम है, अब उसको कैसे मॉनिटर करना है वो आपका काम। टीपीओ क्या करेगा, ये इंसान करेगा, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो आई होप कि ये लेक्चर यूजफुल होगा आपका और आने वाले टाइम में जल्दी हम चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।